वेलकम डियर स्टूडेंट्स। पार्ट 4 के अंदर लास्ट वीडियो में हमने शायद कार्बोहाइड्रेट्स देखा था, है ना। और वो कार्बोहाइड्रेट्स में डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, ट्राई नहीं पॉलीसैकेराइड्स देखे थे, उसके स्ट्रक्चर देखे थे। शायद उसका इम्पोर्टेंस बाकी है, तो ज़्यादा तो कुछ है नहीं इम्पोर्टेंस में, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। वो ओमिटेड पार्ट है। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स आर एसेंशियल फॉर आवर लाइफ, बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब दे फॉर्म अ मेजर प्रोपोर्शन ऑफ आवर फूड। हनी, वो तो बात हो गई थी कल, हनी की याद आया, मुझे हनी से याद आया, चल हो गया था। ओके, तो अभी हम जा रहे हैं प्रोटीन पे। और प्रोटीन का नाम प्रोटीन क्यों पड़ा वो भी हमने चर्चा की थी, याद है? याद होना चाहिए दोस्तों। प्रोटीन are the most abundant molecules of the living system. चीफ सोर्स ऑफ प्रोटीन आर, सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है? बोलो। मिल्क, चीज़, पल्स, सिस एंड पीनट्स, फिश एंड मीट एट्सेट्रा। दे अकर इन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। प्रोटीन कहाँ पे होता है? सोचो, हमारे पूरे बॉडी के पार्ट में ये रहता है और होता है, और उसका रोल भी है स्पेसिफिक। द वर्ड प्रोटीन इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्रोटियोस। प्रोटियोस मीन्स व्हाट? प्राइमरी। प्रोटियोस का मतलब होता है प्राइमरी और ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस। तो प्राइमरी मतलब ज़्यादा एसेंशियल होता है, उसको प्राइमरी बोला जाता है। प्राइम इम्पोर्टेंस, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है वो। ऑल प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है आपको, अल्फा हाइड्रोजन। इसको अल्फा हाइड्रोजन क्यों बोला? देखो, एक मिनट। यस, आर सी एच NH2 COOH। चलो, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अमाइन। और अमाइन कैसा होता है? बेसिक। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और वो कैसा होता है? एसिडिक। दोस्तों, COOH containing carbon is attached with another carbon. That carbon is called alpha carbon. The carbon on which COOH is attached, that is alpha. अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा पता है कौन से कार्बन को बोला जाता है? जो फंक्शनल ग्रुप जिसके साथ जुड़ा है, अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो कार्बन अल्फा, उसके बगल वाला बीटा, गामा एंड डेल्टा अगर होता है तो, अदरवाइज ये अल्फा तो बोलना ही है। और आप देख सकते हो अल्फा पे क्या है? अमीनो ग्रुप है, सो इट इज़ कॉल्ड अल्फा अमीनो। और कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से इसको बोला जाता है एसिड, सो इट इज़ कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड। दोस्तों, ये प्रोटीन जो है वो ये अमीनो एसिड से बना है।
जिसमें NH2 और COOH होता है वो एमिनो एसिड बोला जाता है, लेकिन वो आपका प्रोटीन सब एमिनो एसिड प्रोटीन नहीं बनाते। जिसमें अल्फा एमिनो एसिड होता है वही प्रोटीन बनाता है। एमिनो एसिड में आता है ग्लाइसिन, दूसरा आता है एलेनाइन, वेलिन, प्रोलिन ऐसे करके टोटल ऑलमोस्ट 20 एमिनो एसिड्स है। कितने दोस्तों? 20। ओहो, जो आपको ये टेबल में दिए हुए हैं, है ना? तो उसको कैसे हम मेजर कर सकते हैं, देखो दिखाता हूं। RCH एंड NH2 COOH, क्या ये और ये दोनों सेम हैं? हाँ या ना में सब बच्चे आंसर देंगे मुझे। RCH NH2 COOH, ये दोनों सेम हैं? सेम है। अगर ये सेम है तो यहाँ पे R का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट लेके हम डिफरेंट डिफरेंट एमिनो एसिड बना सकते हैं। हियर R मीन्स नॉट ओनली अल्काइल ग्रुप बट it is also hydrogen or another functional group which are differ than alkyl। दोस्तों यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, नहीं यहाँ पे दो तीन चीज बताई है आपको। ये पैराग्राफ हो गया। अभी इसके अंदर देखो का द नेम ऑफ दिस अमीनो एसिड्स आर बेस्ड ऑन देयर सोर्सेस। फर्स्ट ग्लाइसिन, चलो ग्लाइसिन का नाम कैसे पढ़ा? स्वीट टेस्ट की वजह से, क्योंकि स्वीट टेस्ट को ग्रीक वाले बोलते हैं ग्लाइकोस, और जिस ग्लाइकोस वर्ड से ही उसका नाम ग्लाइसिन हुआ है। दूसरा टायरोसिन, तो आपको लगेगा कि सर टायर में से मिलता होगा, लेकिन किस में से मिलता है? चीज़ में से। ग्रीक वाले चीज़ को टायरोस बोलते हैं, जिसको हम चीज़ बोलते हैं ना उसको टायरोस बोलते हैं। ऐसे एक दो एग्जाम्पल सिर्फ दिए हुए हैं, वो हमें ध्यान में रखने हैं। यहाँ पे ये फर्स्ट जो कॉलम है उसके अंदर क्या लिखा है? नेम ऑफ द अमीनो एसिड। उसके बगल वाले कॉलम में क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ साइड चेन मीन्स आर का वैल्यू इधर है, ये सब जगह पे 3 लेटर सिंबल। मतलब देखो ग्लाइसिन आया तो इसके पहले 3 लेटर से उसका नाम बना लिया GLY, और 1 लेटर कोड पहला लेटर G ले लिया। हाँ, अगर कभी कभी ये लिस्ट में किसी का पहला लेटर सिमिलर आता है तो उसका अलग से दूसरा लेटर लेके वो शायद दूसरा भी हो सकता है, और अनदर फ्रॉम इट्स लिस्ट लेके भी उसको सिंबलाइज किया जाता है। यहाँ तक तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नेक्स्ट पेज पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको ये जो 1 लेटर है कोड वो डिफरेंट मिलेगा।
चलो अब देखते हैं हम ग्लाइसिन कैसा है दोस्तों। तो हम अगर यहाँ पे इसी को ही लिख लेते हैं, RCH COOH एंड NH2। अगर हमने R की जगह H लिख लिया, क्या लिखा H, तो क्या होगा सर, ये तो NH2 CH2 COOH हो जाएगा। ये सही है, हाँ, दैट इज योर ग्लाइसिन। अगर आपने R की जगह मिथाइल लिया, देखो तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH NH2 COOH। तो इसको क्या बोलोगे आप लोग, La9, जिसका स्ट्रक्चर ऐसा हो गया, देखो HCH NH2 COOH NH2 CH2 COOH। तो इसको क्या बोलोगे आप लोग, ग्लाइसिन। लेकिन अगर हमने CH3 CH NH2 COOH लिया है तो La9, क्या बोलते हैं इसको, La9। तीसरा वैलिन वगैरह सब कुछ है। अब ये मैं आपको ये आपका लिस्ट दिखाना चाहूँगा। इसमें आइसोल्यूसिन, आइसोब्यूटिन है ना, ये तो आइसोब्यूटेन फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसका ट्रिपल सिंबल और ये एक कोड वाला, सिंगल लेटर वाला कोड, आर्जिनिन, तो ये भी बढ़िया है, उसमें अमाइन ग्रुप है। लाइसिन, उसमें भी अमाइन ग्रुप है ना। और ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड, तो COOH ग्रुप है उसमें। ग्लूटानिन अमाइड ग्रुप, एस्पारेजिन, थ्रियोनिन, सेरिन, ये सब आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, सिर्फ मैं दो तीन चीज़ें बताता हूँ, वो आपको समझनी है इधर। चलो यहाँ पे एक वर्ड है एसेंशियल अमीनो एसिड, जिसको स्टार्स किया है, स्टार। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेंशियल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेंशियल। तो अभी मैंने बताया, जो चीज़ हमारा बॉडी प्रोड्यूस कर सकता है दैट इज नॉन एसेंशियल, क्योंकि हमें उसको बाहर से नहीं लेना पड़ता। लेकिन जो चीज़ हमारा बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, हमें इसको प्लांट से लेना पड़ता है ना, या अनदर किसी सोर्स से लेना पड़ता है, तो दैट इज कॉल्ड एसेंशियल। तो ऐसे जो स्टार है जिसके सिर पे, वो सारे हमारे कैसे है, एसेंशियल है, मतलब हमारा बॉडी उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो आपने देखा ये प्रोलिन जो है उसको हमारा बॉडी प्रोड्यूस कर सकता है, इसीलिए ये हमारा एसेंशियल नहीं है। दोस्तों इसका मीनिंग समझ लो एसेंशियल, फिर नॉन एसेंशियल समझना। हमें एसेंशियल क्यों लगा, क्योंकि हमें चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि हम उसको नहीं बना सकते, है ना। हम नहीं बना सकते तो हम बाहर से मंगवाएंगे, सो दैट इज एसेंशियल। प्रोलिन के लिए इन्होंने यहाँ पे अब देखोगे तो एक कुछ लिखा है स्मॉल ए, है वही स्मॉल को जूम करके ए लिखा और एंटायर स्ट्रक्चर, ये जो सब ऊपर वाले सारे ग्रुप्स है
वो सब वैल्यू है आर के। किसके है? आर के। लेकिन ये अकेला प्रोलिन ही ऐसा है कि जो खुद कैसा है, खुद एमिनो एसिड है, और दूसरा ये सेकेंडरी है। हाँ, बाकियों में तो जब NH2 होता है तो NH2 है, तो इसीलिए ये सेकेंडरी अमाइन है प्रोलिन। MCQ पार्ट है ये सब जो बता रहे हैं, वो आपको ध्यान में रखना होगा। चलो बच्चों, समझ में आ रहा है? तो आपको दो वर्ड यहाँ पे समझने होंगे, एसेंशियल एमिनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। दो चीज आपको पता चली? यस। चलो फिर दूसरी एक बात, चलो यहाँ पे क्लियर हो गया। मैं यहाँ पे एक चीज और आपको समझाना चाहता हूँ। आर सी NH2H COOH, दिस इज आवर एमिनो एसिड, है ना? यस और नॉट? यस। कैन वी राइट लाइक दिस एमिनो एसिड? H एंड NH2, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं ना हम। चलो, ये जो मैं स्टार कर रहा हूं, क्या वो कार्बन कीराल कार्बन है? चीराल कार्बन या तो एसिमेट्रिक कार्बन है दोस्तों। अगर ये अचीराल कार्बन है तो समझ सकते हो इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, है ना? तो ये पूरे लिस्ट में ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन है? कौन सा एमिनो एसिड ऑप्टिकली इनएक्टिव है? तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए? चीराल कार्बन चाहिए। लेकिन कौन नहीं है ऐसा पूछा, तो आपका सीधा ध्यान किधर जाएगा कि ये हमारे जितने भी एमिनो एसिड्स है उसमें ऐसा कौन सा एमिनो एसिड है कि जो चीराल कार्बन उसके पास नहीं है। मतलब दो फंक्शनल ग्रुप सेम है इसमें। पता चला? ग्लाइसिन, उर्मिक। कैसे भाई? क्योंकि सर ग्लाइसिन के लिए हमने R का वैल्यू H रखा है, तो वो H H सेम हो जाएगा ना। अगर ये H H सेम हो गए तो क्या करेंगे हम? यस, दिस इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। दूसरी चीज दोस्तों, अभी हमने देखा था कि अगर ये लास्ट चाइरल कार्बन पे OH ग्रुप राइट हैंड साइड पे है तो हम उसको डी ग्लिसरॉल्डिहाइड या डी ग्लूकोज बोला था। तो इसके अकॉर्डिंग इसका NH2 राइट हैंड साइड पे है तो हम इसको डी बोलेंगे। और इसका है L एमिनो एसिड, ऑल
एमिनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, यस और नॉट? ऑल एमिनो एसिड्स कैसे होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव, एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज जो हम बता रहे हैं ना आपको, ये ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं समझे? समझ गए। दूसरी चीज, आर सी एच NH2 C डबल बॉन्ड OH। चलो दोस्तों, तो क्या होगा इसके अंदर? इसके पास H प्लस गेन करने की टेंडेंसी है, तो ये बन जाएगा NH3 प्लस। लेकिन ये कार्बोक्सिलिक एसिड में से कार्बोक्सिलेट आयन, तो आपको तो पता है एक ही मॉलिक्यूल अगर, ये नहीं आएगा ना, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयन पसेस करता है तो उसको बोला जाता है स्वीटर, नहीं, ज्वीटर आयन। नाम सुना है? कहाँ सुना है? सल्फा एनिलिक एसिड, बेंजीन रिंग पे सिर पे NH2 तो एनिलीन आया, और नीचे पैरा पोजीशन पे SO3H सल्फोनिक एसिड, तो ये दोनों में सल्फोनिक एसिड एसिडिक है, तो इट कैन लूजेस H प्लस, एंड NH2 जो है वो बेसिक है, इट कैन गेन H प्लस एंड बिकम पॉजिटिव, एंड SO3 बिकम नेगेटिव, सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ज्वीटर आयन। और ज्वीटर आयन हमने इसलिए पर ऑलरेडी पढ़ लिया है, वो आपको पता है और है। चलो बच्चे, कॉमन बातें समझ में आ रही है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके भी अपने नोट्स के अंदर इतनी चीज़ें अच्छे से सिर्फ समझनी है, याद रखने की ऐसा नहीं है। ये पूरा टॉपिक MCQ है, ये अभी जो पढ़ रहे हो वो। ओके 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 सर। चलो, तो अभी आ रहा है क्या? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। दोस्तों, मैं आपको एक बताता हूँ, NH2 CH2 COOH, क्या नाम है इसका? वेरी गुड। मैं लिखूँ तब बोलना है आपको, अदरवाइज गूंगे बैठना है। CH3 COOH, क्या नाम है इसका? अलानाइन। अब देखो, इसमें से OH और इसमें से H H2O के फॉर्म में रिमूव हो जाता है, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH CH CH3 COOH। तो दोस्तों, इससे क्या पता चला आपको? ये कौन सा बॉन्ड फॉर्म हुआ? CONH। अच्छा, इसका नाम पहले बता देता हूं मैं, ग्लाइसाइल। ग्लाइसिन में से क्या बन गया? ग्लाइसाइल। और एलेनाइन तो एलेनाइन ही रहता है, तो इसका नाम आप मर्ज करके ग्लाइसाइल एलेनाइन ड्रॉ कर नाम दे सकते हो। दूसरी चीज दोस्तों, दिस इज योर पेप्टाइड
क्या भाई? पेप्टाइड लिंकेज, और इसको बोला जाता है डाइपेप्टाइड। क्यों भाई डाइपेप्टाइड बोला? क्योंकि दो एमिनो एसिड अगर जुड़ते हैं और पेप्टाइड लिंकेज करते हैं तो दैट इज कॉल्ड अ डाइपेप्टाइड। कर सकते हैं। दोस्तों अगर ऐसे हमने 3 एमिनो एसिड लिए होते तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइपेप्टाइड। 4 लिए होते तो टेट्रापेप्टाइड। यस, ये ग्लाइसिन एलेनाइन आगे पीछे हो जाएंगे तो भी ये बदल जाएगा, सुन लेना। अगर एलेनाइन आगे आ गया है और ग्लाइसिन पीछे है तो भी ये हम मान सकते हैं कि ये बदल जाएगा, क्योंकि उसका नाम क्या हो जाएगा? एलेनाइल ग्लाइसिन। एलेनाइल ग्लाइसिन बोल सकते हैं। ओके दोस्तों, ये हम समझ सकते हैं। और ऐसे ज़्यादातर मतलब 2 एमिनो एसिड कंबाइन होके डाइपेप्टाइड बनाते हैं। ओके, 3 एमिनो एसिड जुड़ के ट्राइपेप्टाइड बनाते हैं। 4 एमिनो एसिड जुड़ के टेट्रापेप्टाइड बनाते हैं। 5 होंगे तो पेंटापेप्टाइड, 6 होंगे तो हेक्सापेप्टाइड, और मोर देन 10 एमिनो एसिड, इट इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड। और more than 100 amino acid whose molecular mass is more than 10,000 U are called polypeptide। उसको भी पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे, लेकिन दैट इज कॉल्ड प्रोटीन। चलो समझ में आ रहा है, तो उसको क्या बोलोगे आप लोग? प्रोटीन। लेकिन कब प्रोटीन बोला जाएगा? तो समझ में आया दोस्तों? तो इसकी सीरीज आपको समझ में आएगी। एमिनो एसिड में से डाइपेप्टाइड में से ट्राइपेप्टाइड में से पॉलीपेप्टाइड में से क्या? प्रोटीन। तो बच्चों ये पूरी स्क्रीन जो है वो या तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। मतलब प्रोटीन बनता किससे है? एमिनो एसिड से। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन वो दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वो दोनों ज़्यादातर सेम नहीं है।
एक प्रोटीन है इंसुलिन। इंसुलिन आप आपके जो पैराग्राफ है उसमें लास्ट लाइन जो है, उसको लास्ट लाइन में लिखा है ना कि भाई पोलीपेप्टाइड विथ fewer amino acids are like to be called a protein if they ordinarily have a well defined conformation of protein such as, दिख रहा है वो लाइन, इस लाइन की बात कर रहे हैं हम। प्रोटीन if they ordinarily have a well defined conformation of a protein such as insulin which contains 51 अमीनो एसिड। तो इंसुलिन में कितने अमीनो एसिड होते हैं? 51। अंडरलाइन कर लेना दोस्तों। चलो क्लियर है दोस्तों। अब हमारा प्रोटीन जो है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लो दोस्तों। ओके डन। चलो अब आता है प्रोटीन, उसके हम बोल सकते हैं टाइप। वन होता है फाइब्रस, और दूसरा होता है ग्लोब्यूलस। फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन। चलो फाइब्रस किसको बोला जाता है? एक चेन ऑफ प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड, दूसरी चेन, तीसरी चेन, ऐसे यहाँ पे देखो वर्ड लिखा है चेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर and are held together by hydrogen or disulfide bond। इसका क्या मीनिंग है? ये दोनों के बीच में अगर यहाँ पे मैंने इसको पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बोल दिया है, चेन बोला है, तो ये दोनों के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है या तो क्या रहता है? एसएस बॉन्ड रहता है। देन दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। चलो बरोबर है। एग्जाम्पल, इट इज प्रेजेंट इन अ केराटिन। ये केराटिन किस में दिखाई देता है हमें? हेयर, वूल, सिल्क, है ना। एंड मायोसिन तो ये मसल्स में देखा जाता है। किसमें देखा जाता है? मसल्स में। चलो और आता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो दिस स्ट्रक्चर रिजल्ट व्हेन द चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड कॉल्ड अराउंड टू गिव अ स्फेरिकल शेप। ये किस में होता है? ऐसे ग्लोब्यूलस के अंदर ऐसे रहता है। Spherical shape. Then these are usually soluble in water. And then example, insulin and albumin। तो ये दो इसके एग्जाम्पल हैं। तो दोस्तों
ध्यान रखना है हमें। यहाँ तक का जो टॉपिक है प्रोटीन के अंदर वो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है। ये शायद 2 मार्क्स के अंदर आए ऐसी थियरी है। ये निकल गया है, लोचा है, तो मज़ा आ गया। चलो अब आगे जा रहे हैं। अनदर स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ प्रोटीन। देखो दोस्तों, स्ट्रक्चर्स yes, by structure and shape of the protein can be studied at a 4 different level. प्राइमरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, वो ऐसे लिनियरली रहता है। सेकेंडरी जो होता है वो थोड़ा सा ऐसा ऑड रहता है। टर्शरी जो होता है वो थोड़ा सा ऐसा रहता है, देखो। चलो, और अगर क्वार्टरनरी है, टर्शरी, क्वार्टरनरी ऐसे रहता है। समझ में आया? टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। ज़्यादातर मैं फटाफट से इसको डिस्कस कर रहा हूँ। प्रोटीन जो प्राइमरी है, one or more polypeptide chain. Each polypeptide is in a protein has an amino acid linked with each other in the specific sequence, and it is this sequence of amino acids any change that is said to be primary structure of protein. Any change in the primary structure, the sequence of amino acid create the different protein. भाई प्राइमरी स्ट्रक्चर मतलब ऐसा सीधा वाला लीनियर चेन वाला स्ट्रक्चर, उसमें अगर आप कुछ भी डिफरेंस लाना चाहते हो, किसका, एमिनो एसिड्स का, उसका जगह चेंज करना चाहते हो, तो वो नया प्रोटीन बन जाता है, फर्स्ट वाला। सेकंड वाला, द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन refer to the shape or in which long polypeptide chain can exist. They are found to exist in a 2 different type of structure. For example, alpha helix and beta pleated sheet. 2 वर्ड है, ये एमसीक्यू है दोस्तों। ये जो है, जैसे हमने देखा ये स्नेक की तरह वो रॉड पे ऊपर चढ़ रहा है, इसको क्या बोलोगे आप, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। कैसा? और दूसरा बीटा प्लीटेड शीट, जैसे हमारे घर पे कुछ शीट्स लगाए जाते हैं, है ना, और उसका शेप ऐसा होता है ना, तो वैसा ही शेप, जैसे हमने कागज को फोल्ड करके आगे पीछे ऊपर जिग जिग में फोल्ड किया है और उसको ओपन कर रहे हैं, तो वैसा शेप बीटा प्लीटेड शीट बोला जाता है। और इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, ये जो एक टर्न है वो सामने वाले टर्न के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखो दिख रहा है ना। तो वही हाइड्रोजन बॉन्ड जो एक जो टर्न है उसका CO, क्योंकि इसमें CONH ग्रुप है, हाँ, कौन सा, अमाइड ग्रुप है, किसमें, प्रोटीन में। तो ये CO सामने वाले के NH के H के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो सेकेंडरी में सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा। याद रखने की बात सिर्फ इतनी ही है,
कि भाई हाइड्रोजन बॉन्ड अल्फा हेलिक्स, चलो समझाता हूँ, is one of the most common way in which a polypeptide chain form all possible hydrogen bond by twisting into a right handed screw. ये रहा ना उसका राइट हैंड का स्क्रू के रूल के अकॉर्डिंग ये क्या होता है, ऊपर चढ़ता है. बीटा प्लेटेड शीट structure, all peptide chain are stretched out the nearly maximum extension and then laid side by side, which are held together by intermolecular hydrogen bonds. The structures resembles the beta in the plated sheets fold of drapery and therefore is known as beta plated sheet. सिर्फ एक चीज याद रखोगे इसमें, हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म, बस. टर्शरी अगर है, क्योंकि एमसीक्यू के लिए है ना, तो हाइड्रोजन बॉन्ड ही इसका एमसीक्यू है, वो बनेगा. टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर कौन से बॉन्ड बनते हैं, वही उसका इंपॉर्टेंस है. फोल्डिंग द पेप्टाइड चेन, फर्दर फोल्डिंग द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, it gives the rise to the major molecule shape, fibrous and globular. The main forces which are stabilize the secondary or tertiary structure of protein are कौन से हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, SS डाइसल्फाइड बॉन्ड, वैन डर वाल्स बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब आयोनिक बॉन्ड. ओके, ये 4 बॉन्ड होते हैं. अब ऐसे ही क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर के अंदर भी अगर हम बॉन्ड देखेंगे तो यही जो आपके बॉन्ड्स है, वैन डर वाल्स, डाइसल्फाइड, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोस्टैटिक दिखते हैं. द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ दिस सब यूनिट विद द रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज नोन एज क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर. बहुत बढ़िया फिगर आपके सामने है, दिख रहा है मस्त. डायाग्रामेटिक representation of all these 4 structure given in figure this. ये क्या बना, प्राइमरी, ये टर्शरी, सेकेंडरी है ना. अब ये टर्शरी देखो जा रहा है ऐसे 2 रोज, हाँ, और ये क्वार्टरनरी तो आप देख सकते हो कितना क्राउडिंग है उधर. वही देखो यहाँ पे प्राइमरी स्ट्रक्चर ये है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऐसा है, टर्शरी स्ट्रक्चर ऐसा है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऐसा है. सिर्फ देखना है. समझना है. ये पढ़ा आपने, क्या लिखा है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन. ये जो दिख रहा है ना नीचे, वो हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर्स हैं. क्योंकि प्रोटीन ये 4 फॉर्म में हो सकता है. अगर वही प्रोटीन का चेन अगर लिनियर दिखेगा तो प्राइमरी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा देखेगा, तो सेकेंडरी ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा, तो टर्शरी, और एकदम क्राउडिंग होगा तो क्वार्टरनरी. वो डिपेंड ऑन द चेन. चलो ओके. डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, क्या देखना है हमें, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, उसका क्या मीनिंग होता है. नेचरेशन तो सही है कि जो नॉर्मली होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड नेचरेशन.
डीनेचरेशन मतलब उसका जो नेचर है, उसका नॉर्मल कंडीशन में जो अवस्था है, या तो हम बोलेंगे कि उसके स्टेट है, उसको चेंज करना, दैट इज कॉल्ड अ डीनेचरेशन। और डीनेचरेशन होता है दो चीज़ों की वजह से। एक है चेंज इन अ टेम्परेचर एंड दूसरा है केमिकल चेंज इन अ पीएच। तो ये दो चीज़ आप लोगों को समझनी है। आपने कभी अंडा देखा है? अंडा देखा है? अंडा नहीं देखा? उसके अंदर अगर आप देखोगे तो एक होता है प्रोटीन जैसा, ये अंडा है, दिखाई दिया? अब इसमें ये एग वाइट बोलते हैं, वो है फिलअप किया हुआ। लेकिन इसको आपने ये पानी भरा हुआ तपेला है उसके अंदर गर्म कर दिया, तो क्या हो जाता है? पूरा भर जाता है, सॉलिड हो जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसको तो आप क्या बोलते हो? सर इट इज अ एग। लेकिन ये क्या है? बॉयल एग। तो बॉयल क्यों बॉयल हुआ? इसका मतलब ये लिक्विड था यहाँ पे, लेकिन इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ? सॉलिड हो गया। अब ये सॉलिड हुआ, इसका मीनिंग क्या निकालोगे आप? तो इसको हम बोल सकते हैं प्रेसिपिटेट आउट हो जाना, है ना? क्या होना? प्रेसिपिटेट आउट होना, दैट इज कोएगुलेशन। कोएगुलेशन वर्ड सुना है कॉलोइड में, क्योंकि एग वाइट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ कॉलोइड। रेडी? तो चलो अभी हम, अगर सुनो यहाँ पे क्या लिखा है, अगर आप डीनेचरेट करते हो तो प्रोटीन लूजेस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। मतलब प्रोटीन कुछ काम का नहीं रहता, तो बॉयल खाना कुछ काम का नहीं है, समझ लेना, सोचना। ऐसे ही ऑमलेट बनाते हैं, तो ये लिक्विड को जब तवे पे डाला जाता है तो वो तुरंत सॉलिड हो जाता है, क्योंकि इतना गर्म होता है। तो वो गर्म होने की वजह से उसका जो प्रोटीन है वो डीनेचर हो गया। हाँ, बायोलॉजिकल एक्टिविटी उसकी खत्म हो गई, दैट इज कॉल्ड डीनेचरेशन। Protein during denaturation, secondary and tertiary structure are destroyed, but primary structure remains intact। मतलब ऐसे कैसे रहते हैं प्राइमरी वाले, लेकिन सेकेंडरी एंड टर्शरी जो है वो टूट जाते हैं। द कोएगुलेशन ऑफ एग वाइट ऑन बॉइलिंग इज द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डिनेचरेशन। अनदर एग्जाम्पल इज कर्डिंग ऑफ मिल्क। आप मिल्क को कर्ड बनाना चाहते हो तो मिल्क में थोड़ा बहुत क्या डाला जाता है? कर्ड डाला जाता है ना? तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, किस में? मिल्क में। वो बैक्टीरिया लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। सो योर मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड, और वो कर्ड खट्टा हो जाता है लैक्टिक एसिड की वजह से। ओके डियर स्टूडेंट्स, एंजाइम तो हम सब लोगों ने देखा है, एंजाइम देख ही लेते हैं। एंजाइम कुछ नहीं है दोस्तों, एंजाइम इज अ वन काइंड ऑफ कैटालिस्ट। हाँ, क्योंकि वो बायो बायोकेमिकल बायोकैटालिस्ट मीन्स एंजाइम। वो क्या है दोस्तों? व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट दे कैन डू। तो हम बोल सकते हैं एंजाइम आर वेरी यूजफुल इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। जैसे कि
हमारे बॉडी के अंदर अगर माल्टोज है तो माल्टेज एंजाइम कन्वर्ट इट इनटू ग्लूकोज। अगर सुक्रोज होता तो सुक्रेज आता। यस, सुक्रेज, एज लगता है उसके नाम के पीछे। अगर कोई एंजाइम ऑक्सीडेशन करता है तो उसको बोला जाता है ऑक्सीडेज। अगर कोई एंजाइम रिडक्शन करता है, रिडक्टेज, और दोनों करता है ऑक्सी, अगर कोई एंजाइम दोनों प्रोसेस साथ में करता है तो उसको क्या बोला जाता है? ऑक्सीडो। रिडक्टेज, है ना, नाम के बाद एज लगता है। ये ज़्यादातर वो नहीं है, वो हमने ऑलरेडी 5th चैप्टर में स्टडी कर लिया है इसके अकॉर्डिंग, तो ये इसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। मैकेनिज्म के अंदर ये बोल रहे हैं कि अगर आप सोचते हैं सुक्रोज, तो सुक्रोज जो है ना, सुक्रोज देखो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो 6.62 किलो जूल, 6.22 किलो जूल पर मोल है। और इसकी जो है क्या, कौन सी, यस, जब एंजाइम सुक्रेज यूज किया तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी 2.15 किलो जूल पर मोल हो गई। तो दोस्तों, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करने का काम कैटालिस्ट का है, ऐसे ही एंजाइम्स का है बॉडी के अंदर। तो वो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम को अच्छे से वर्क करवाते रहते हैं। क्लियर है दोस्तों? विटामिन एंड न्यूक्लिक एसिड का डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे दोस्तों। ओके, थैंक यू दोस्तों।